प्यारे बच्चों, मैं आज आपके सामने फिर एक और लेक्चर लेकर आया हूँ, कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। तो बच्चों सबसे पहले समझते हैं, ये जो सबसे नई चीज़ आप देख रहे हैं कैपेसिटर, आपसे आज से पहले सुना नहीं होगा। शुरू करते हैं बच्चों, कैपेसिटर क्या है, क्यों इसको यूज़ करते हैं, कैसे बना होता है, इसमें मैथ्स कैसी इन्वॉल्व है। बच्चों कैपेसिटर समझने से पहले मैं आपको ज़रा बैटरी के बारे में बता देता हूँ। बैटरी क्या करती है। आपने देखा होगा बैटरी को हम ऐसे इस सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, और ये ऐसे कोई बल्ब है तो ये बल्ब जला देगी, ये बैटरी है। तो बैटरी बच्चों क्या करती है, बैटरी धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन्स भेजती है यहाँ से ऐसे, या इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देती है, और वो सारे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ऑसिलेट करते करते यहाँ पे आके इस चार्ज को थोड़ा सा न्यूट्रलाइज कर देते हैं। बैटरी की थोड़ी सी एनर्जी खर्च हो जाती है और ये बल्ब जो है ये ग्लो करने लगता है, चमक जाता है एकदम। ओके। तो बच्चों ये जो बैटरी एनर्जी देने का काम कर रही है या एनर्जी सप्लाई कर रही है, ये बहुत धीरे धीरे करती है, ग्रेजुअली करती है, या यूँ कह सकते हैं कि अपनी एनर्जी स्लोली खर्च करती है और फाइनली डेड हो जाती है। बच्चों कैपेसिटर भी ऐसे ही एनर्जी सप्लाई करने का काम करता है। जैसे बैटरी का सिंबल ये है, कैपेसिटर का सिंबल होता है दो इस तरीके से वर्टिकल बार, है ना। वो भी यही काम करता है, उसने भी इसी तरह से हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी है। लेकिन बच्चों ये जो बैटरी ग्रेजुअली एनर्जी देती है, वो सारी एनर्जी सडनली दे देता है। सडनली एकदम से सारी एनर्जी गायब कर देता है अपनी। आपको जिस डिवाइस के क्रॉस चाहिए उसके क्रॉस दे देगा, है ना। तो जैसे ये बल्ब आपने लगा दिया, एकदम से सारी एनर्जी बल्ब को दे देगा। तो ये कैपेसिटर का काम है। अब आप कहोगे सर ये कैसे, हमें क्यों चाहिए ऐसा, एकदम से बल्ब किसको जलाना है, फूक दोगे बल्ब सारा खराब हो जाएगा। तो इसमें हम क्या से इसको समझ सकते हैं, आइए देखते हैं। बच्चों बिल्कुल ये वैसा ही होता है जैसे आपने दूध उबालना है। तो एक तो दूध आपने उबाल दिया है बैटरी जैसा काम करते हुए, कि भाई आपने स्लो बिल्कुल ऐसे फ्लेम कर दिया है, धीरे धीरे आंच पर ये पकता रहेगा। और एक ये है कि भाई आपने फुल ऐसे इधर फ्लेम पूरा बढ़ा दिया है, एकदम से 5 मिनट में उसमें उबाल आ जाएगा। सो ये कैपेसिटर जो है ये वही वाला काम कर रहा है, 5 मिनट में सारी एनर्जी दे दे रहा है। कहाँ चाहिए ऐसी एनर्जी, दूध उबालने के लिए नहीं, नहीं। देखिए कहाँ चाहिए बच्चों, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल को आपको देखने को जो मिलेगा वो मिलेगा फैन के अंदर। कैसे, फैन को जब आप ऑन करते हैं बच्चों, आपने घर में स्विच दबाते हैं ऐसे, तो फैन का जो मास है और ये कह लीजिए जो फैन का इनर्शिया है, उसकी वजह से करंट भले ही ऑन कर दिया जाए पीछे से, आप एनर्जी दे रहे हो इसको ऐसे, फिर भी ये इनर्शिया नहीं तोड़ पाता। हमें मान लीजिए इसमें 5 एम्पियर का 6 एम्पियर का जो भी करंट आ रहा है, हमें बहुत हाई करंट चाहिए होता है इसका इनर्शिया तोड़ने के लिए। एक बार इनर्शिया टूट गया, फिर तो ये आपके घर में जो करंट आ रहा है उससे आसानी से ये स्टेडीली मूव करता रहेगा जितना आप चाहेंगे। लेकिन शुरू में इसको मूव कराना बड़ा मुश्किल है, इनर्शिया तोड़ना बड़ा मुश्किल है। तो इसका एक तरीका है, क्या, आप एक डंडी लेकर आए, एक रॉड लेकर आए, इस पर पटक के दे के इसको किक मारे डंडी से, पड़ाके से, तो क्या होगा, इसका इनर्शिया टूट जाएगा, ये घूमने लगेगा एकदम से, और फिर करंट जो है इसको आगे ले जाएगा और घुमाता रहेगा स्टेडीली। तो जब भी आपको पंखा चलाना है आप किक मारिए उसको ऐसे किसी भी तरीके से, वो चल पड़ेगा। ये काम कर सकता है, ये एक्चुअली में करता है, ऐसे मैंने करके देखा है। दूसरा, अब देखो दिन रात आप ऐसे किक तो मारते नहीं रहोगे। दूसरा तरीका क्या है, कैपेसिटर। मान लीजिए कैपेसिटर नाम का डिवाइस हमने यहाँ चिपका दिया, ये क्या करेगा, ये जो आप इसको करंट सप्लाई कर रहे हो उससे ये फुली चार्ज हो जाएगा एकदम से, एकदम से सारी एनर्जी ले लेगा, और वो एनर्जी इकट्ठी करता रहेगा, इकट्ठी करता रहेगा, फुल पैक हो जाएगा। और जैसे ही आपको ज़रूरत पड़ेगी, ये बहुत बहुत फास्ट प्रोसेस होता है, जैसे ही आपने ऑन किया ये फुली चार्ज, फटाक एकदम से ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑल ऑफ अ सडन पंखे को दे देगा। यानी कि फ़ैन को जो किक मारने का काम है यहाँ पे, वो ये कैपेसिटर कर रहा है। तो आपको बार बार किक मारने की ज़रूरत नहीं। तो कहीं पे भी जैसे इनर्शिया तोड़ना हो ऐसे मूविंग ऑब्जेक्ट्स का इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, तो हम कैपेसिटर का यूज़ करते हैं। और एक और एग्जांपल बुक में दिया हुआ है आपकी, एस एल अरोड़ा में भी एक न्यूमेरिकल है इसके ऊपर, फ्लैश। जो हमारे फ़ोन के अंदर फ्लैश आता है पिक्चर लेते टाइम, ऑल ऑफ अ सडन इतनी सारी एनर्जी एक साथ हमें बाहर छोड़नी होती है लाइट की फॉर्म में, तो वहाँ पर भी कैपेसिटर का इस्तेमाल होता है। आप किसी भी इलेक्ट्रिकल डिजिटल बेसिकली अप्लायंस में देखें तो कोई ना कोई आपको मदरबोर्ड मिलेगा, तो वहाँ पे छोटे छोटे ऐसे कैपेसिटर लगे होंगे, ऐसे ऐसे गोल गोल से सिलेंडर होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं ऐसे डिस्क जैसे, ये आपकी फिंगर नेल से भी छोटे होते हैं। कंप्यूटर खोल के देख लेना, अपना ख़राब कर लेना कंप्यूटर एक बार, तो फिर देख लेना, ये ऐसे ऐसे कैपेसिटर आपको देखने को मिलेंगे ऐसे ऐसे। ओके। तो ये तो हमने समझ लिया कैपेसिटर का यूज़ क्या है। आइए अब इसको डिफाइन करते हैं, देखते हैं इसमें हम और क्या सीख सकते हैं।
तो वो जो कैपेसिटर की बेसिक डेफिनेशन क्या है, इट इज़ अ डिवाइस, बिजली से काम करने वाला है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करता है, बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे बैटरी करती है। बाय होल्डिंग इलेक्ट्रिक चार्जेस, ये अपने ऊपर चार्ज को पकड़ के रखता है, होल्ड करके रखता है। बच्चों कैसे होगा, कोई भी अगर आप एक कंडक्टर लें और उस पर चार्ज चढ़ा दें किसी भी मैकेनिज्म से, ये बन गया कैपेसिटर, बात खत्म, ये कैपेसिटर है। ये थोड़ा रफ है, इसको थोड़ा सा और सोफिस्टिकेटेड बनाएंगे, समझेंगे कैसे करेंगे। तो बेसिकली क्या है, कैपेसिटर एक कंडक्टर है जिस पे आप चार्ज रख सकें। तो इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या बनेगी, इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ कंडक्टर्स, इट इज़ एन अरेंजमेंट, एक कंडक्टर भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकते हैं, इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ कंडक्टर्स यूज टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्जेस और सप्लाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो बेसिकली यही है कैपेसिटर। आइए देखते हैं बच्चों इसमें क्या मैकेनिज्म इन्वॉल्व है, क्या फिजिक्स इन्वॉल्व है। मान लीजिए मैंने कोई भी रैंडम शेप का कंडक्टर ले लिया, अब मैं इसे धीरे धीरे चार्ज देने लगा हूँ, मैं इस पर चार्ज चढ़ाना चाहता हूँ। बच्चों चार्ज चढ़ाने का मतलब क्या है, मैंने जब जब इसको पूरी तरीके से ऐसे मैंने चार्ज से ढक दिया है ना, ये कंडक्टर है बच्चों, तो चार्ज अंदर नहीं जाएगा, सरफेस पे रहेगा, मैं पढ़ा चुका हूँ पिछले वीडियो में। अब किसी भी तरह अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मान लीजिए किसी तरह यहाँ पे मान लीजिए कोई बल्ब लगा दिया ऐसे, है ना, सर्किट पूरा थोड़ा अलग तरीके से होगा, उस बात पे मैं नहीं जाऊँगा अभी। तो ये चार्ज जो है ना, चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। तो मान लीजिए ये वाला पॉइंट किसी तरह हमने देख लिया कि 0 वोल्ट पे, इस पर तो बहुत सारा चार्ज है, और पोटेंशियल जो होता है एक पॉइंट चार्ज के लिए तो KQ/R होता है। तो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल, तो ये तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रख रहा होगा, तो ये हो गया हाई पोटेंशियल पे, हाई वी। तो चार्ज, पॉजिटिव चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, तो एकदम से ये सारा चार्ज बैटरी के थ्रू फ्लो करते हुए बल्ब को जला देगा। इस तरीके से हम कैपेसिटर को यूज़ करेंगे। तो आइए देखते हैं इसमें हमें क्या परेशानी आ सकती है, हमारी क्या मेहनत लगेगी। तो बच्चों देखिए, मैंने मान लीजिए ये कोई इस तरीके से ऐसे कोई कंडक्टर ले लिया, अब हमें इसके ऊपर चार्ज लेके आना है। मान लीजिए इन्फिनिटी से हम लेके आते हैं, क्योंकि हमारे लिए करना सबसे बड़ा आसान है। एक तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल वगैरह सब जीरो रहता है, तो यहाँ से घूमते हुए किसी भी पाथ से ले आओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। तो यहाँ पे ला के बच्चों हमने एक चार्ज रख दिया +Q। अब हमें कितना खर्चा करना पड़ा होगा, कुछ नहीं खर्चा करना पड़ा होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे और कोई चार्ज है ही नहीं, इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो है। बच्चों वर्क डन तब लगता है जब आप किसी एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट जाते हैं। तो अब जब आप दूसरा चार्ज लेके आओगे यहीं से, यहाँ से दूसरा चार्ज लेके आओगे, तो अब वो एग्जिस्टिंग चार्ज की वजह से रिपल्शन फेस करेगा, आपको उसको ओवर करने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा। तो ये वर्क डन जो है ये नॉन जीरो आएगा, 3 जूल 5 जूल कुछ आ गया मान लीजिए। ऐसे ही करते करते आप सारी प्लेट को भर देंगे। तो ये हमने कैपेसिटर को कर दिया चार्ज, कंडक्टर को बेसिकली चार्ज चढ़ा दिया आपने। अब देखते हैं इसमें परेशानी क्या आई। पहली परेशानी बच्चों, एक तो आपको रिपल्शन फेस करनी पड़ी जिसका कोई इलाज नहीं है। हमारे लिए रिक्वायरमेंट क्या है, जितना यहाँ चार्ज आएगा उतना हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि उतनी देर तक चलेगा फिर ये। दूसरा क्या है, वर्क डन हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी है। क्यों, जैसे जैसे बच्चों इस पर चार्ज बढ़ता चला जाएगा इसका पोटेंशियल इंक्रीज होता चला जाएगा। और बच्चों यहाँ से यहाँ तक लाने का वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, चार्ज जिसे घुमाते फिर रहे हो इसमें फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल यानी इन्फिनिटी का 0। तो ये जो वर्क डन आ रहा है बच्चों ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके पोटेंशियल के। अब जैसे जैसे चार्ज डालते जाओगे इसका पोटेंशियल बढ़ता चला जाएगा, और जैसी पोटेंशियल बढ़ेगा मतलब आपको और ज़्यादा वर्क डन करना पड़ रहा है जी उस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए। तो बेसिकली वर्क डन इंक्रीज हो जाएगा, या फिर हम इसको कह सकते हैं पोटेंशियल हमारे लिए बड़ी समस्या है चार्ज स्टोर करवाने पे, चार्ज होल्ड करवाने पे, क्योंकि ये भी इंक्रीज कर जाएगा, वर्क डन ज़्यादा लगेगा। तीसरा बच्चों क्या परेशानी आ सकती है, तीसरा हमारे लिए परेशानी है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड। ये किसकी परेशानी की बात कर रहे हैं, चार्ज होल्ड कैसे करवाएं, चार्ज यहाँ तक लेके कैसे आए, उसमें क्या परेशानी है उसकी बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे परेशानी है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड तो बहुत अच्छा आदमी था। देखिए क्या है, अब मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ यहाँ। अब आपने एक कंडक्टर मान लीजिए हवा में रखा है या कहीं एयर में यूज़ करोगे, आसपास एयर है मीडियम, तो एयर है बच्चों, एयर के मॉलिक्यूल्स होंगे आसपास। अब बच्चों ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ फैला देगा, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इज KQ/R²। किसी भी अरेंजमेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जैसे जैसे इस पर चार्ज बढ़ेगा बच्चों ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बहुत हाई होने लगेगी।
अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो चारों तरफ फैल जाएगा ऐसे, और इलेक्ट्रिक फील्ड की आदत क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज को अपने साथ धकेल के ले जाता है और नेगेटिव चार्ज को अगेंस्ट द डायरेक्शन फेंक देता है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है तो ये कहेगा भी जितने भी पॉजिटिव है वो सारे मेरे साथ चलो, लेकिन नेगेटिव जो है वो मेरे से दूर भाग जाओ, अगेंस्ट चले जाओ। तो भाई ये जो एयर के एटम्स हैं, अब एयर एटम है के अंदर न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन वगैरह और बाहर होंगे इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से एक दूसरी डायरेक्शन यानी इस डायरेक्शन में एक फोर्स फील करेंगे, और अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे बढ़ता गया तो इस एटम की इतनी मजाल नहीं है कि इस इलेक्ट्रॉन को अपने पास बांध के रख सके। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको डिटैच कर देगा और यहाँ ला के पटक देगा, और जैसे ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव मिले न्यूट्रल हो जाएंगे। अब अगर ये न्यूट्रल हो गया तो हम तो बर्बाद हो गए, हमारी तो सारी मेहनत बेकार चली गई। हम इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे करके सारे इलेक्ट्रॉन्स को ला के यहाँ बिठा देगा और ये पूरा न्यूट्रलाइज। तो फिर हम इसका यूज़ कैसे कर पाएंगे, हमें तो चार्ज होल्ड करवाना था और हमने उसी को न्यूट्रलाइज कर दिया। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारे लिए प्रॉब्लम है। तो हमें इसके आसपास कुछ ऐसा मीडियम बनाना है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने इलेक्ट्रॉन इस तरीके से आसानी से ना ले जाने दे। तो बच्चों ये सब जो हमने देखा क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली देखते हैं। तो बच्चों हमें ये सारी प्रॉब्लम्स दूर करने के लिए समझना होगा कि कंडक्टर पे जो हमें चार्ज होल्ड करवाना है ये किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, कुछ पता तो लगे। तो इसके लिए हमने एक नई चीज़ बनाई, कैपेसिटेंस। ये क्या है बच्चों, एक मैथमेटिकल क्वांटिटी, एक फिजिकल क्वांटिटी है। और ये क्या मेजर करती है, इट मेजर्स द एबिलिटी ऑफ द कंडक्टर या कैपेसिटर, कुछ भी बोल दीजिए, ऑफ द कैपेसिटर टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्जेस विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो एक कैपेसिटर कितना चार्ज होल्ड कर सकता है उसका डायरेक्ट मेजरमेंट मिलेगा आपको कैपेसिटेंस से। तो मान लीजिए किसी का कैपेसिटेंस 20 है, अभी यूनिट्स की बात नहीं करेंगे, 20 है, किसी का 100 है, किसी का 50 है, किसी का 1000 है। तो ये सब आपको मेजरमेंट देंगे कौन कितना बढ़िया चार्ज होल्ड कर सकता है। अब बच्चों इसमें थोड़ा सा मैथ्स इन्वॉल्व करते हैं। कैसे, अभी अभी हमने देखा था कि कैपेसिटर में हमारा बेनिफिट किस में है बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज स्टोर हो, और हमारा लॉस किस में है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा कम हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को घसीट के लाके न्यूट्रलाइज कर देगा हमारे चार्ज को, पोटेंशियल कम हो। तो बच्चों कैपेसिटेंस क्या है, अगर आप बुक में देखें तो इसको ऐसे दिखाया जाता है भाई, चार्ज जो है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। जितना कंडक्टर पे कैपेसिटर पे चार्ज बढ़ाते जाओगे उसका पोटेंशियल बढ़ता चला जाएगा। प्रोपोर्शनैलिटी हटेगी तो एक कांस्टेंट आएगा कैपिटल सी, इसी को बुक्स में कैपेसिटेंस कहा गया है। यही है कैपेसिटेंस, Q/V। और हम इसे अगर डायरेक्टली समझना चाहें तो भी ये बात बन जाती है कि भाई कैपेसिटेंस ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज कब होल्ड करेगा, जब पोटेंशियल डिफरेंस इन्वर्स में हो, है ना। जितना कम पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना अच्छा, लेकिन चार्ज हमें ज़्यादा से ज़्यादा होल्ड करवाना है। तो किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस यानी कि चार्ज होल्ड करने की कैपेसिटी किससे जज कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ों से जज कर सकते हो। लेकिन अगर आप इस फॉर्मूले पे नज़र डालें तो इस फॉर्मूले में ऐसा कुछ भी नहीं पता लग रहा जिससे हम ये जज कर सकें कि किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस एक्चुअली किस पे डिपेंड करता है। हालांकि देखने में लग रहा है अभी V जितना कम हो जाए उतना बढ़िया, Q जितना ज़्यादा हो जाए उतना बढ़िया, लेकिन असल में ऐसा डायरेक्टली नहीं हो सकता। तो ये जो फॉर्मूला आया है हमारा, ये कैपेसिटर का एक तरीके से कंसेप्चुअल मीनिंग बता रहा है, लेकिन हमें इससे कुछ सोल्यूशन हासिल नहीं हुआ। ये बेसिक मीनिंग है कैपेसिटर का। क्यों, क्योंकि भाई जितना आप चार्ज बढ़ाओगे V उतना बढ़ जाएगा। तो आप ये कभी सिचुएशन ला ही नहीं पाओगे एकदम से डायरेक्टली कि भाई चार्ज पहले 2 था, पोटेंशियल 1 था, तो कैपेसिटेंस हो गया 2 यूनिट्स। फिर हमने चार्ज कर दिया 4, तो बच्चों V ऑटोमेटिकली 2 हो जाएगा, ताकि अभी भी ये कैंसिल आउट होके उतना ही आए 2। तो कैपेसिटेंस बच्चों ना तो चार्ज पे डिपेंड करता है, ना ही पोटेंशियल डिफरेंस पे डायरेक्टली डिपेंड करता है। हालांकि फॉर्मूला ऐसा कह रहा है, लेकिन आपको ये फॉर्मूला सिर्फ ये नॉलेज दे रहा है कि किसी भी कैपेसिटर पे चार्ज बाय पोटेंशियल की रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहती है, और उसी रेशियो को हम कहते हैं कैपेसिटेंस। इससे हमें कोई भी नॉलेज नहीं मिल रही जो हम खोजना चाह रहे थे कि भाई कैपेसिटेंस डिपेंड किस पे करता है, वो पता तो लगे तभी तो बढ़ाएंगे उसकी एबिलिटी, और इससे नहीं पता लग रहा। ये तो जस्ट रेशियो है बच्चों।
तो कैपेसिटर को अगर आप सिंपल भाषा में समझो तो एक पानी की जो टंकी होती है उसकी कैपेसिटी कितनी है पानी स्टोर करने की, वो है कैपेसिटेंस। अब मान लो ये 1000 लीटर की टंकी है, 1000 लीटर्स, तो इसकी कैपेसिटी कितनी होगी 1000 लीटर, तो हम कहेंगे इसका कैपेसिटेंस 1000 लीटर है ना। अब अगर इसमें कोई बंदा, कोई मूर्ख आदमी आ जाए और वो कहे कि मैंने 500 लीटर भर दिया है, तो इसकी कैपेसिटी ही 500 लीटर है, ऐसा तो नहीं होगा। आपने 500 लीटर भरा है भाई, आपके पास पानी नहीं था, तो इसकी कैपेसिटी 1000 ही है। तो इसी तरीके से किसी कैपेसिटर के अंदर अगर आप 5 कूलम का चार्ज डाल रहे हैं और 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप इस चार्ज को कम या ज़्यादा कर देंगे तो उसकी कैपेसिटेंस से फ़र्क पड़ जाएगा। ये कैपेसिटेंस उसकी कैपेसिटी है, एबिलिटी है, कितना चार्ज होल्ड कर सकता है। सो इस डिस्कशन से हमने ये सीखा है, चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस पे सी डिपेंड नहीं करता, जितना चार्ज बढ़ाओगे प्रोपोर्शनली वी उतना ही बढ़ जाएगा, बिकॉज वी इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। किसी भी कॉन्सेप्ट में चार्ज और पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, है ना। इससे मिलता जुलता कॉन्सेप्ट हमने रेजिस्टेंस में भी पढ़ा था, आर इज इक्वल टू रो एल बाई क्लास 10th में, है ना। वी इज इक्वल टू आई आर लिखते ज़रूर हो, लेकिन कभी भी आर जो है वो वी और आई पे डिपेंड नहीं करता, वो तो वायर की प्रॉपर्टी है। वायर गोल्ड की है, सिल्वर की है, तो बहुत कम आर होगा, है ना। वायर अगर किसी नॉन कंडक्टर इंसुलेटर की है तो आर बहुत ज़्यादा होगा। तो कभी वी और आई पे डिपेंड नहीं करता, किस पे डिपेंड करता है, रो एल बाई लेंथ वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, रेजिस्टिविटी ऑफ वायर। ऐसे ही बच्चों कैपेसिटेंस है, ये कभी भी क्यू और वी पे डिपेंड नहीं करता, ये भी रेजिस्टेंस की तरह ही कुछ और चीज़ों पे डिपेंड करता है। वो क्या है आइए देख लेते हैं। तो अभी तक हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं है बच्चों। प्रॉब्लम भूलना मत, क्या प्रॉब्लम थी, रिपल्शन बहुत ज़्यादा है, वी को कम करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करना है, तभी बहुत ढेर सारा क्यू स्टोर कर पाएंगे। तो अभी हम पढ़ेंगे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे डिपेंड कर रहा है और फिर इनको वेरीफाई करेंगे। अभी हम थ्योरेटिकली पढ़ रहे हैं कि जो सी है इसको इम्प्रूव कैसे किया जाए। पहला फैक्टर क्या है बच्चों, शेप एंड साइज ऑफ कैपेसिटर या कंडक्टर, शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर, इसको भी वेरीफाई करेंगे, अभी एक बार लिख लो। दूसरा क्या है बच्चों, मीडियम, आसपास आपने एयर ली है ना। मीडियम कैसा है, मीडियम अराउंड द कंडक्टर, वो कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। एक तो छोड़ने के लिए तैयार बैठा हो तो बड़े नुकसान की बात है, तो ऐसा लें जो ना छोड़े आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को। तीसरा बच्चों एक नई चीज है, प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर्स नियर बाय। तो अगर हमारे कंडक्टर के आसपास कोई और कंडक्टर है तो वो शायद हमारे कैपेसिटर के सिस्टम की कैपेसिटेंस बढ़ा सकता है। अगर हम 2 कंडक्टर ले आए तो शायद और ज़्यादा चार्ज होल्ड हो। ये तीनों पॉइंट समझेंगे बच्चों बारी बारी से। अभी तक हमें और कुछ पता नहीं लगा है, हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिला है। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पे आने से पहले एक बार जल्दी से देख लेते हैं कैपेसिटेंस की यूनिट्स क्या है, किसकी यूनिट्स, कैपेसिटेंस की। अभी तक जो हमें फॉर्मूला पता लगा है कैपेसिटेंस का, क्यू बाई वी, जो कुछ खास काम का नहीं है। इससे हमारी यूनिट्स क्या बनेंगी बच्चों, चार्ज की कूलम्ब और पोटेंशियल डिफरेंस की वोल्ट्स। तो कूलम्ब पर वोल्ट्स ये इसकी यूनिट होगी बच्चों, और इसी को हम प्यार से बुलाते हैं फैरड, जिसका सिंबल है कैपिटल एफ। ये फैरड है, ये फरहाद नहीं है, ये फैरड है, याद रखिएगा इसको, फैरड। तो इसके अंदर और क्या सीख सकते हैं बच्चों, नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमने जो फैक्टर्स पढ़े, शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर है, मीडियम है और प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर है, इसमें क्या फ़र्क पड़ सकता है आइए देखते हैं। बच्चों किताबों में एक अक्सर टॉपिक दिया होता है प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। तो इसको हम ज़रा समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल किताब में दिया हुआ है तो हमें करना ही पड़ेगा। थोड़ा सा हम इसको सिस्टमेटिकली समझेंगे। मान लीजिए आपके पास एक कंडक्टर है, प्लेट है मान लीजिए, और रॉड है, कुछ भी है, इसके ऊपर आपने चार्ज डाल दिया, वो चार्ज सारे में फैल जाएगा, है ना। नीचे आपने इसको अर्थिंग से बचाने के लिए एक इंसुलेटर रख दिया। तो बच्चों प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर क्या है कि ये जो कंडक्टर आपने लिया ए, अगर आप इसके पास कोई दूसरा कंडक्टर ला के रख दें, अगर आप इसके पास कोई दूसरा कंडक्टर ला के रख दें तो इस सिस्टम की कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। ये है प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। कैसे बढ़ जाएगी, मान लो आप इस तरीके से कोई कंडक्टर लेके आए, उसको भी आपने ऐसे कोई इंसुलेटिंग बेस पे रख दिया, बी है मान लीजिए, तो क्या होगा बच्चों, ये पॉजिटिव, ये तो कंडक्टर है, कंडक्टर में तो इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, मूवेबल हैं, तो ये उसके इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लेगा और यहाँ होल्ड करके रख लेगा।
और यहाँ रह जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब आप क्या करेंगे बच्चों, थोड़ी देर में इस साइड को अर्थ से चिपका देंगे, ग्राउंड कर देंगे। तो ये क्या होगा, ग्राउंड से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इस साइड को न्यूट्रलाइज कर देंगे। कर दिया न्यूट्रलाइज। अब क्या रह गया बच्चों, अब यहाँ सिर्फ नेगेटिव चार्ज रह गया। वो क्यों नहीं न्यूट्रलाइज हो रहा, ये जो पॉजिटिव है ये उसको होल्ड करके रखे हुए। अब देखो कैपेसिटेंस कैसे बढ़ गई बच्चों। अगर आप इस प्लेट का, इस कंडक्टर का पोटेंशियल निकालो यहाँ पे, तो किसी भी फार्मूले से, हमें ये फार्मूला नहीं पता अभी कैसे निकलेगा, तो वो किस वजह से होगा बच्चों, सारे चार्ज कॉम्बिनेशन की वजह से होगा, है ना। स्केलर क्वांटिटी डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, इसकी वजह से भी पोटेंशियल निकलेगा, के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर, ऐसे करके। अब ये जो नेगेटिव है, नेगेटिव की वजह से भी तो यहाँ पे कुछ माइनस के क्यू बाय आर जाएगा। तो बच्चों इस पॉइंट का पोटेंशियल तो डिक्रीज हो गया, थोड़ा सा ही डिक्रीज हुआ चाहे, पर हो गया, बहुत चिन्ना सा डिक्रीज हुआ है। ये जो है नेगेटिव, नेगेटिव चार्जेस का साइन कंसिडर होता है पोटेंशियल में, ये देखो है ना, माइनस है तो के माइनस क्यू, तो ये नेगेटिव चार्जेस की वजह से पोटेंशियल जो है नेगेटिव आता है। तो इस नेगेटिव पोटेंशियल की वजह से ये वाला पॉजिटिव पोटेंशियल थोड़ा कम हो जाएगा। मान लीजिए ये 10 वोल्ट था और ये था 1 वोल्ट, तो 10 प्लस ऑफ माइनस 1 वोल्ट कितना रह गया, 9 वोल्ट। तो बच्चों हम पोटेंशियल कम करने में कामयाब हो गए। और अगर पोटेंशियल कम हो गया, मैं इस फॉर्मूले पे नहीं जाऊँगा, इस फॉर्मूले की बात नहीं करूँगा। आप कहोगे सर वी कम हो गया तो सी बढ़ जाएगा, नहीं नहीं नहीं, हम क्या बात कर रहे हैं, जैसे ही आप वी कम करोगे बच्चों, हमारा वर्क डन कम लगेगा। अगर वर्क डन कम लगेगा तो इसका मतलब हम थोड़े से चार्ज और एडजस्ट कर सकते हैं, थोड़े से चार्ज जो है और एडजस्ट हो जाएंगे, जगह बन जाएगी थोड़ी सी। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। द कैपेसिटेंस ऑफ एन इंसुलेटेड कंडक्टर कैन बी इंक्रीज्ड इफ वी पुट एन अर्थड अनचार्ज्ड कंडक्टर नियर इट। अर्थड अनचार्ज कंडक्टर बी यानी अगर पास रख दिया जाए तो इस वाले कंडक्टर की चार्ज होल्ड करने की एबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है, वी कम हो गया ना। ओके, तो बच्चों हमने ये वो वाला फैक्टर पढ़ लिया, थर्ड फैक्टर जो हमने पढ़ा था ना, प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर्स नियर बाय, वो वाला क्लियर हो गया यहाँ पे। तो बच्चों अभी तक हमारे पास कोई कैपेसिटर का ढंग का फॉर्मूला नहीं है, सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी पढ़ रहे हैं। अब आ जाते हैं सबसे पहले फैक्टर पे। सबसे पहला फैक्टर कौन सा लिखा था, शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर। तो उसको पढ़ने के लिए हम एक स्फेरिकल कंडक्टर ले लेते हैं बच्चों, स्फेरिकल कंडक्टर, एक स्फेयर ले लिया हमने। क्यों ले लिया स्फेयर, भाई इसके हमें सारे फॉर्मूले पता है। हमें अगर इसके ऊपर चार्ज रखना है तो मुझे पता है कि स्फेयर के सरफेस पे पोटेंशियल क्या होता है। स्फेयर तो ऐसे बिहेव करता है जैसे सारा चार्ज सेंटर में आ गया हो, तो उसके सरफेस पे पोटेंशियल होता है के क्यू बाय आर। मान लीजिए सारा चार्ज मिला के है क्यू, तो इसका कैपेसिटेंस कितना निकलेगा बच्चों, सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी। चार्ज क्यू है और इसका पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू बाय आर। ये क्यू कट जाएगा, ये हो जाएगा आर बाय के, और 1 बाय के को आप लिख सकते हो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो बच्चों कैपेसिटेंस जो है वो क्या आ गई, रेडियस पे डिपेंडेंट आ गई। ये कुछ ढंग का फॉर्मूला निकला है कैपेसिटेंस का। ये मुझे बता रहा है, बहुत सारी चीज़ें बता रहा है, मेरे सारे फैक्टर कवर कर दिए इसमें। सी जो है इट इज़ प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ दिस स्फीयर। शेप एंड साइज की बात हो गई, अगर ये शेप कुछ और होती मान लीजिए तो उसी हिसाब से वी का फॉर्मूला चेंज हो जाता और फिर फाइनली कुछ और आ जाता। तो इसका मतलब कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन दी शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर। जितना आर बड़ा होगा उतना इस स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। दूसरा, इट इज़ ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन एप्सिलॉन नॉट। आस पास की जो हवा है उसकी परमिटिविटी कितनी है उस पर भी डिपेंड कर रहा है। मीडियम की बात हो गई, मीडियम अराउंड द कंडक्टर। तो ये सारे फैक्टर इसने हमें सिखा दिए। तो बच्चों ये जो स्फेरिकल कंडक्टर चार्ज होल्ड करके रखे हुए हैं, तो अब इसलिए हमें कंडक्टर ना बुला के इसको कैपेसिटर भी बुला सकते हैं। स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या आ गया बच्चों, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो बच्चों हमारी प्रॉब्लम धीरे धीरे दूर होती जा रही है। हमें कैपेसिटेंस का एक अच्छा फार्मूला मिल गया जिसमें हम ज्योमेट्री वगैरह की, अरेंजमेंट की, शेप एंड साइज की बात कर पा रहे हैं, हम मीडियम की बात कर पा रहे हैं। चलिए बच्चों अब हम देखते हैं और इसको कैसे पढ़ा जा सकता है। तो बच्चों जिस तरह से एक स्फेरिकल कंडक्टर या कैपेसिटर हमने देखा, इसका ही एक इम्प्रूव्ड वर्जन है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये उसका इम्प्रूव्ड वर्जन इसलिए है क्योंकि एक तो स्फेयर की जगह हम एक प्लेट ले रहे हैं, कंडक्टर ले रहे हैं, दूसरा एक और कंडक्टर ले लिया हमने, वैसी प्लेट ले ली। इससे क्या होगा बच्चों, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी, चार्ज होल्ड करने की एबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी।
तो ये एक तरीके से स्फेरिकल कंडक्टर का इम्प्रूव्ड वर्जन है, उसके बाद आया। कैसे इम्प्रूव हो जाएगी, क्यों इम्प्रूव हो जाएगी, आइए नज़र डालते हैं एक बार इस पर जल्दी से। बच्चों देखो हमने क्या करना है, हमने ये दो प्लेट ले ली है और ये प्लेट कैसी हैं, बहुत लार्ज हैं और पैरेलल रखी हुई हैं, और इस पर किसी मैकेनिज़्म से हमने पॉजिटिव चार्ज डलवा दिया और इस पर हमने डलवा दिया नेगेटिव चार्ज। कैसे डलवा दिया अभी देखेंगे, डलवा दिया मान लीजिए। ये बच्चों प्लेट का साइज़ बहुत बड़ा है और इनके बीच में जो सेपरेशन है वो बहुत छोटी है, डी। तो मान लीजिए अगर ये 1 मीटर लंबा है तो ये 1 मिलीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है। इससे क्या फ़र्क पड़ा बच्चों, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला है, आप समझ ही गए होंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म हो जाएगा, ऑलमोस्ट आप इसे यूनिफॉर्म बोल सकते हो। ये पैरेलल लाइन से दिखाया जा सकता है, थोड़ा सा प्लेट के बाउंड्रीज पे थोड़ा सा कर्व हो सकता है, लेकिन मोर और लेस दिस कैन बी ट्रीटेड एज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, यूनिफॉर्म पढ़ा रहे ना, यूनिफॉर्म क्या दिक्कत है। इससे बच्चों स्फेरिकल कंडक्टर के अंदर जो प्रॉब्लम थी वो दूर हो गई। क्या बच्चों, स्फेरिकल कंडक्टर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड था इन्फिनिटी तक फैला हुआ था ऐसे, अब जहाँ तक एयर है उसका पीछा छोड़ेगा नहीं, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन लाके पटक देगा यहाँ पे। तो हमें इस इलेक्ट्रिक फील्ड को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करना है। भाई साहब थोड़ा संभल जाइए, इतना फ्रीली ना घूमिए आप, तो कहीं से भी इलेक्ट्रॉन लाके हमारे चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दोगे। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हमें थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करना है, इसलिए हमने इसको एक दूसरी प्लेट से बीच में रिस्ट्रिक्ट कर दिया, रोक दिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैद हो गया है, बाउंड हो गया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बाउंड हो गया है तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करने वाली एक प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, ऐसा लग रहा है। प्लेट का बच्चों जो एरिया है दैट इज़ ए, और इस पूरे के ऊपर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, प्लेट है ना तो प्लस सिग्मा, इसके ऊपर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो है माइनस सिग्मा। ओके, अब देखिए बच्चों, इस प्लेट के, दोनों प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी हमें बात करनी पड़ेगी। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था भाई, एक प्लेट लें, अगर आप एक 2 डायमेंशनल ऐसे प्लेट लें, है ना, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी वगैरह हम सब करके यहाँ पे फील्ड निकाला था सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट पॉजिटिव के लिए। ऐसी एक नेगेटिव प्लेट होगी तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एंट्री ले रहा होगा, उसके लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ऐसा हमने क्वेश्चन भी करा था बच्चों। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड नियरली यूनिफॉर्म होना चाहिए। अब देखिए क्या होगा, हमने ये दो प्लेट्स जो आमने सामने ली हैं, इसके बीच में ऐसे कोई ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता लगाना है। अब बच्चों ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस जगह पे पॉजिटिव प्लेट की वजह से होगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस नेगेटिव प्लेट की वजह से भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही डायरेक्शन में है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया बच्चों, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको मैं ई नॉट बुला देता हूँ, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड शुरुआत में जो है। अब नेक्स्ट क्या करें बच्चों, ये जो सिग्मा है ये क्या है, सिग्मा हमारे पास है क्यू बाय ए। टोटल चार्ज कितना है प्लेट पे और एरिया कितना है प्लेट पे, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा हम सिग्मा को या क्यू को हम लिख लेते हैं सिग्मा इंटू ए। अब हम आगे क्या कर सकते हैं बच्चों, इन दोनों प्लेट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम मान लेते हैं वी। इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ गया है तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा हम किस तरफ बढ़ रहे हैं। मान लो इसको हमने बोल दिया वी नॉट। अब देखिए दो जगह में पोटेंशियल डिफरेंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हमने एक टॉपिक किया था रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का मैग्नीट्यूड जो है बच्चों ई डॉट डेल्टा आर है ना, नेगेटिव साइन हटा दिया, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। तो मैग्नीट्यूड अगर आप ले रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर मान ली जाए, तो बेसिकली हमारा क्या बच गया, कॉस जीरो हो जाएगा, डेल्टा आर आ जाएगा। तो बच्चों ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये है वी नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कितना है, ये रहा, दोनों के भी जगहों के बीच में गैप कितना है, डिस्टेंस कितना है, ई डी। तो बच्चों वी नॉट को हम लिख सकते हैं ई डी, और यहाँ पर ई की जगह ई नॉट लिख सकते हैं, वी नॉट इज इक्वल टू ई नॉट इंटू डी। अब ये जो आपके पास ई नॉट इंटू डी आया है और आपके पास क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए भी आ गया है, यहाँ से हम देखेंगे किस तरीके से हम कैपेसिटेंस सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी को रिलेट कर सकते हैं। बच्चों देखना हमें फॉर्मूले पे पहुंचना है सी के, जैसे स्फेयर के केस में हमने देखा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, इसमें देखो क्या होगा। अब ई नॉट को आप लिख सकते हो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और डी तो एज इट इज आ जाएगा वी नॉट। अब बच्चों सिग्मा को लिख सकते हो क्यू बाय ए, अच्छा ये तो हमने फालतू में निकाला यार, सिग्मा को लिख सकते हो क्यू बाय ए, है ना। तो आपका कैपेसिटेंस क्या होता है बच्चों, क्यू बाय वी। तो क्यू बाय वी यहाँ से कितना आ जाएगा, ए उल्टा सीधा कर लेना, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आ गया बच्चों ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। किसका कैपेसिटेंस है ये, दो पैरेलल प्लेट, दो कंडक्टर अगर ऐसे आमने सामने अरेंज कर दी जाए
बच्चों इसमें हमारा फ़ायदा हो गया स्फेरिकल कंडक्टर से, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा कैद हो गया, बाउंड हो गया, है ना। दूसरा ये भी हमें वही चीज़ बता रहा है, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। कैपेसिटेंस जो है अगेन ज्योमेट्रिकल फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है, एरिया ऑफ द प्लेट है, डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स है और मीडियम है, बिल्कुल वैसा ही है। लेकिन ये हमारे लिए बनाना आसान है। इसका कैपेसिटेंस कंपैरेटिवली सेम सेटअप के लिए ज़्यादा होता है स्फेरिकल कंडक्टर से। ओके, तो अब आ जाते हैं बच्चों कैपेसिटर की यूनिट फैरड की हम दोबारा बात करेंगे, एक सेकंड के लिए देखिएगा। बच्चों ये जो कैपेसिटेंस की यूनिट है 1 फैरड, दिस इज़ अ वेरी बिग यूनिट। ये बहुत बड़ी यूनिट है। रियल लाइफ में आप फैराड कभी देखेंगे नहीं, आप माइक्रो फैराड देखेंगे 10⁻⁻⁶ फैराड, मिली फैराड देखेंगे, खाली बिना किसी इस तरह के प्रीफिक्स के आपको फैराड नहीं मिलेगा। फैराड बहुत बड़ी यूनिट है। इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के फॉर्मूले से हम प्रूव कर सकते हैं बच्चों। देखो C = A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। कैपेसिटेंस कितना मांगता है अपने को? 1 फैराड, यानी ये फैक्टर पूरा 1 बन जाए तो हम उसे 1 फैराड का। ये कैसे बनेगा? ये जो फैक्टर है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 है ना, एरिया ऑफ प्लेट। बच्चों इस पूरे फैक्टर को 1 बनाना है, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 10⁻, डिस्टेंस कितना लेंगे 1 हो जाए, एरिया ले लेते हैं 10⁻9 मीटर स्क्वायर, और डिस्टेंस ले लेते हैं 10⁻3 ले लें, नहीं 2 ले लें, 2 मीटर, है ना। एरिया होगा मीटर स्क्वायर में। तो इससे क्या होगा बच्चों? ऐसा ही किया है क्या हमने? एक सेकंड रुके, हाँ इससे तो नहीं आएगा यार। पॉइंट, इसको हम कितना लें? 0.01 ले लेते हैं, ऊपर जाके प्लस हो जाएगी ना पावर, 0.01 मीटर। अब देखिए ये सही है। अब ये 0.01 मीटर है, यानी 2 10 नीचे आ जाएंगे, ऊपर जाके वो 10⁻⁻12 इन सबको सॉल्व करके 1 ले आएंगे। कैसे? देखो बच्चों, यहाँ से 2 0 ऊपर गए तो ये कितना हो जाएगा? 11, ठीक है। इसको अगर आप नियरली 10 मान लो, नियरली 10 मान लो बच्चों, ऑलमोस्ट 8.99, नियरली 10 मान लो, तो 10⁻11 एक ही है और 10⁻1 ये हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 10⁻12 नियरली इंटू 10⁻⁻12, ये कितना आ जाएगा? अप्रॉक्सीमेटली 1 आ जाएगा। तो इसमें आपने ध्यान दिया हमने क्या किया है बच्चों, ये 1 फैराड लाने के लिए एरिया हमें कितना चाहिए? 10⁻9 मीटर स्क्वायर का एरिया होना चाहिए प्लेट का, यानी एक के बाद इतनी सारी जीरो लगा दो आप, है ना। 10⁻9 मीटर स्क्वायर एरिया, और दोनों के बीच में गैप कितना होना चाहिए? बहुत ही छोटा, 0.01, यानी कि 1 सेंटीमीटर। इतना सा गैप होना चाहिए और 10⁻9 मीटर लंबी प्लेट होनी चाहिए, विच इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो 1 फराड कैपेसिटेंस बनाने के लिए इतना सब तगड़ा जुगाड़ चाहिए, जो कि बहुत मुश्किल है। इसलिए हम कहते हैं 1 फराड तो बहुत ज़्यादा कैपेसिटेंस हो जाएगा, हम छोटे कैपेसिटेंस से ही काम चला सकते हैं, माइक्रो फराड और मिली फराड। बच्चों इसके बाद हम देखेंगे अगर हम इसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एक स्लैब डाल दें, डाइलेक्ट्रिक स्लैब की, तो हमारी वो लीकेज वाली प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी कि चार्ज जो है हवा से उठ के आपके कैपेसिटर में चार्ज को न्यूट्रलाइज कर सकता है। तो वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही। हमने सीखा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, कैपेसिटेंस का बेसिक फार्मूला C = Q/V और कैपेसिटेंस की यूनिट फैरड। चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही, बाय बाय।